नमस्ते दोस्तों, मानव श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे म्यांमार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। चंदेल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर, भारत। 4 जून 2015 सुबह 7:25 पर भारतीय सेना का काफिला मणिपुर के चंदेल जिले से नागालैंड के दिमापुर की ओर बढ़ रहा था। सफ़र के कुछ किलोमीटर आगे उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। जब तक जिंदा बचे सैनिक जवाबी हमला करते, हमलावर जंगल में गायब हो चुके थे। 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ये हमला पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय में उत्तर पूर्वी भारत में हुए सबसे भयानक उग्रवादी हमलों में से एक था। अब भारतीय सेना का जवाब होगा एक प्राण घातक हमला। 4 जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा विभाग तेजी से हरकत में आ गया। भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, नाकाबंदी गहरी कर दी गई। हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई के लिए मोर्चे तैयार कर लिए गए। इसी बीच भारतीय गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई। खुफिया विभाग ने संकेत दिए कि हमलावर इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आए थे। भारत का उत्तर पूर्वी इलाका म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत के उत्तर पूर्व में कई विद्रोही दल काम कर रहे हैं जो भारतीय संघ के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा पर कई उग्रवादी गुटों ने शिविर लगाए हुए हैं। अब जरूरत थी एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की, और इस काम के लिए चुना गया भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन जवानों को। भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज या फिर पैरा SF उच्च कोटि का एक लड़ाकू दल, जिनका प्रतीक चिन्ह है वाघनख, जो कि छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार और गौरवशाली मराठा योद्धा परंपरा का प्रतीक रहा है। वाघ यानी टाइगर और नख यानी उसके पंजे के नाखून। ये जवान जंगल में युद्ध करने में माहिर होते हैं। ये जवान जंगल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में जंग लड़ सकते हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलान या NSCN-K यह उत्तर पूर्व में सभी उग्रवादी संगठनों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग ही उन्हें पनाह देते हैं, उनके लिए कैंप का बंदोबस्त करते हैं और बदले में पैसे लेकर हथियार देते हैं। NSCN खापलान एक बेरहम और सुनियोजित संगठन है। ये लोग बड़े गर्व से अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका हमला बेहद घातक होता है और ये IED में एक्सपर्ट होते हैं। इनका गुप्त हथियार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED, जो घरेलू चीजों से बनाया गया एक जानलेवा देसी बम है। IED को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इस बम का पता लगाना भी लगभग असंभव होता है। ये गुरिल्ला आर्मी जंगल में कठोर परिश्रम करती है और मारो और भागो की रणनीति पर अमल करती है। यहाँ के नागरिक NSCN खापलान को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। धमकी, जबरदस्ती और हिंसा जबरन वसूली के जरिए हैं। शाम ढलने तक स्पेशल फोर्सेज ने उग्रवादियों के ठिकानों की पुष्टि की सूचना दे दी। ये कैंप मणिपुर म्यांमार के 10 किलोमीटर की रेंज में थे। 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला यह कैंप NSCN खापलान की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ करीब 250 हथियारबंद उग्रवादी थे। भारत सरकार ने तय किया कि उन्हें वहीं मारा जाए जो इन उग्रवादियों का गढ़ है। लेकिन 4 जून 2015 शाम को खुफिया विभाग की जानकारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। खुफिया विभाग ने जानकारी दी कि उग्रवादी फिर से खुद को एकजुट कर रहे हैं, जिससे वह फिर से एक बड़े हमले को अंजाम दे सकें। अजीत डोभाल जी ने सोचा कि उनके हमला करने से पहले ही हम हमला करके उनका नामो निशान मिटा देंगे। 5 जून 2015 को इम्फाल में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होती है। योजना बन चुकी थी। लक्ष्य साफ था कि दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर पैदल चलकर NSCN खापलान के कैंप को खत्म करना है। पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा था। फैसले का दिन 9 जून 2015। टीम लीडर की सिर्फ एक परेशानी थी कि एक बड़े एरिया पर हमला करने के लिए बड़े दल की जरूरत थी। तब आर्मी चीफ ने दिल्ली में फ़ोन किया और स्पेशल फोर्सेस के जो जवान
यूएन मिशन के लिए जाने वाले थे उन्हें मणिपुर लाया गया। अब टीम हमले के लिए तैयार हो चुकी थी। मिशन टॉप सीक्रेट था, इसलिए सभी कमांडो को बाहरी दुनिया से संपर्क की मनाही थी। सभी जवानों को मिशन की बारीकियां समझाई गई और ऑपरेशन हॉट परसूट शुरू हो चुका था। अब इन जवानों का मिशन था म्यांमार में NSNC खापलान के कैंप को तलाशना और निस्तेनाबूद करना। देश का हर जवान ये जानता है, जब भी देश को जरूरत हो तब उन्हें जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटना। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला था। जनरल रावत ने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया था। स्पेशल फोर्सेस के जवान को बिहार रेजिमेंट के भेस में ले जाया गया और यह भारत की आखिरी पोस्ट तक गए जो म्यांमार बॉर्डर के पास थी। ट्रक की मदद से उन्हें नागा हिल के पास उतारा गया। अब जवानों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। ऑपरेशन हॉट परसूट शुरू हो चुका था। यह दूरी उन्हें 24 घंटे में पूरी करनी थी। हर जवान ने 35 किलो का जंग लड़ने का सामान उठाया हुआ है। गोपनीयता बहुत जरूरी है, परंतु इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जो रास्ता चुना गया वो बेहद गर्मी और उमस से भरा हुआ था। यह रास्ता बहुत मुश्किल और लंबा था, जो घने जंगलों से होकर गुजरता था। कुछ इलाके इतने घने थे जिनको सूरज की किरणें भी नहीं भेद पाती, और ऐसे इलाकों में हर रूप में खतरा मौजूद रहता है। उमस 99% थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता था वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता था। हर कदम पर ऊर्जा कम हो रही थी। आखिरकार जवान भारत के आखिरी गांव तक पहुंच चुके थे। इसके आगे इंडो म्यांमार बॉर्डर था। यह सीमा पर एक नियम के अनुसार दोनों देशों के लोग 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे। उग्रवादी इसी बात का फायदा उठाया करते थे। यह पूरा इलाका दुश्मनों के मुखबिरों से भरा हुआ था। हमलावर दस्ते को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था, सही मौके का इंतजार करना था। वो आखिरी गांव से भी आगे बढ़ गए थे। जैसे जैसे जवान इंडो म्यांमार सीमा के नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे दुश्मन के द्वारा कमांडो के रेडियो कम्युनिकेशन को पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ रहा था। अब यहाँ से आगे जवानों को अपना रेडियो बंद करना पड़ा। बट जनरल और टीम लीडर के पास गुप्त संचार की योजना भी थी। एक रेडियो सेट टीम लीडर के पास था और एक जनरल विपिन रावत के पास था। हर 2-3 घंटे में वह जनरल को बजर टोन देते थे, जिसका मतलब था सब ठीक है। स्ट्राइक टीम अब इंडो म्यांमार बॉर्डर पर थी, जहां नामयाडोंग नदी दोनों देशों को अलग करती है। ये जवान अपने लक्ष्य से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन समय का ध्यान रखना भी जरूरी था। हल्की सी देरी से भी मिशन खतरे में पड़ सकता था। अब रात हो चुकी थी। स्ट्राइक टीम को चलते चलते अब जंगल को पार करना और भी कठिन हो गया था, क्योंकि जंगल में विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो जाती है और हर टाइम नाइट विजन सेट यूज़ नहीं कर सकते। केवल एक चीज़ है जिस पर स्ट्राइक टीम भरोसा कर सकती थी, वह था उनका कंपास, क्योंकि यह बिल्कुल अनजान इलाका था और रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। वक्त बीत रहा था और देरी से मिशन खतरे में पड़ सकता था। स्ट्राइक टीम दुश्मन के इलाके में पहुंच चुकी थी। यहाँ दुश्मन की पकड़ मजबूत थी और हर जगह आईईडी का जाल बिछा हुआ था। उग्रवादियों ने कैंप के बहुत पहले ही कुछ उग्रवादी तैनात किए हुए थे, जिनका काम था कैंप के आसपास हो रही हल्की सी हलचल की जानकारी कैंप को देना। तभी स्ट्राइक टीम को कुछ हलचल सुनाई दी और टीम अलर्ट पर आ गई। तभी कुछ लोग दिखाई दिए। स्ट्राइक टीम को जल्दी ही पता चल गया यह लोग स्थानीय शिकारी थे। शिकार करना यहाँ की जीवन शैली का एक हिस्सा था, परंतु स्पेशल फोर्सेस खतरा नहीं ले सकती थी। ये लोग मददगार भी साबित हो सकते थे। इन शिकारियों को रास्ते मालूम थे, तो सेना ने इनकी जानकारी का फायदा लिया। स्ट्राइक टीम को अब मानव कंपास मिल चुके थे। जब स्ट्राइक टीम हिल के टॉप पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें NSCN खापलान की कैंप के पास जाने की परमिशन नहीं थी। इससे स्ट्राइक टीम समझ गई कि कैंप आसपास ही है। स्ट्राइक टीम फिर से अपने दम पर आगे बढ़ने लगी। हमला करने में अब कुछ ही समय बाकी था। अब टीम फैल गई। उनका काम था पहरेदारों के इलाके और उनकी परिधि की खोज करना। कैंप को बहुत ही चालाकी से छिपा कर रखा गया था।
इस घने जंगल में उसे देख पाना लगभग असंभव था। आखिरकार एक टीम की नज़र एक पोस्ट पर पड़ी। उन्हें अब उस पोस्ट पर नज़र रखकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी थी। अब बाकी की टीम भी पोस्ट पर नज़र बनाए हुए थी और जानकारी इकट्ठा कर रही थी। टीम लीडर ने 3 तरफ से हमला करने की योजना बनाई। स्ट्राइक टीम 1 और 2 आधी रात को रवाना होगी और वो उत्तर और दक्षिण से कैंप पर हमला करेगी और स्ट्राइक टीम 3 कैंप पर पश्चिम यानी सामने की ओर से हमला करेगी। हमारे जवान एक जगह जम गए। चट्टानों के ऊपर से गोलाबारी शुरू हो गई। क्या स्ट्राइक टीम दुश्मन की नज़र में आ चुकी थी? उग्रवादी हाई अलर्ट पर थे। हर तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक भी गलत कदम और दुश्मन के इलाके में आमने सामने की लड़ाई हो सकती थी। हालात बेहद नाजुक हो चुके थे। स्पेशल फोर्सेस अपने एक भी जवान की जान का खतरा नहीं लेना चाहती थी। हमले की योजना फेल होती नजर आ रही थी। सुबह 3 बजे तक गोलाबारी चल रही थी। अब गोलियां चलनी बंद हो गई थी, लेकिन हमला करने का वक्त भी खत्म हो रहा था। अब स्ट्राइक टीम के पास हमले के लिए 1 घंटा बचा था। मैदान जंग में ऐसी हैरान कर देने वाली बातें होती रहती हैं, परंतु हमारे जवान ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। अब समय था कुछ अलग करने का। अब सभी जवान सामने आकर डट गए। हमला करने में 1 घंटा बचा था। टीम लीडर टीम के साथ उस दिशा में चल दिए जहां से आखिरी गोली चली थी। चढ़ाई खड़ी और साथ में फिसलन भरी थी। लगभग 3:45 पर जवान एक ऊंचाई पर पहुंचे। वहां उन्हें उग्रवादियों के पैरों के निशान मिले। टीम ने उन्हें फॉलो करने का फैसला लिया। स्ट्राइक टीम को चलते हुए उग्रवादियों की पहली पोस्ट दिखाई दी। पहली पोस्ट बिल्कुल खाली थी। जंगल के अंदर गाड़ियों के जाने के लिए एक रोड भी बनी हुई थी। वहां पर एक बहुत बड़ा गेट था। अब टीम इकट्ठी आगे बढ़ रही थी। अब जवान उस गेट से होते हुए दुश्मन के इलाके में घुस चुके थे। सभी जवान फैल चुके थे। अब सभी जवानों ने हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली थी। अब सुबह के 5 बज चुके थे। बिपिन रावत को भी बजर टोन सुनाई नहीं दी। अब वह भी टेंशन में आ गए थे। स्ट्राइक टीम अब हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। स्ट्राइक टीम ने घात लगाकर हमला किया। हमला बेहद घातक था। उग्रवादियों के कैंप पर भारी फायरिंग हो रही थी। कैंप उम्मीद से काफी बड़ा था। सभी आतंकी फैल गए, परंतु कोई भी हमारे जवान की गोली से नहीं बच पाया। 30 मिनट की लगातार गोलाबारी के बाद ऑपरेशन पूरा हो गया था। अब जवानों को वापस जाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। वापसी में कुछ बचे आतंकियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, परंतु हमारे जवानों के सामने वह टिक नहीं पाए। मिशन पूरा हो चुका था। टीम लीडर ने बिपिन रावत को बताया कि मिशन पूरा हो चुका है और सभी जवान सुरक्षित हैं। जब टीम भारत लौट रही थी, उनकी कामयाबी की खबर भारत में फैल गई। यह हम सब के लिए गर्व की बात थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।